jungle. सभी को नमस्कार। नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज ये प्रेस वार्ता रखने का हमारा उद्देश्य ये था कि कल आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने 134 के ऊपर जो है घोषणा की है और उन्होंने ये घोषणा की है कि आगामी वर्षों से जो है 134 का जो भुगतान उन्होंने 200 रुपये बढ़ाने का ऐलान किया है कि 200 रुपये हर क्लास में बढ़ेगा। तो हम इस पे अपनी प्रतिक्रिया भी जारी करना चाहते थे और हम चाहते हैं कि 134 का विवाद भी खत्म हो, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा है। तो हमने आपके माध्यम से ये बात सरकार तक भी पहुंचाना चाहते हैं और अभिभावकों तक भी ये बात पहुंचे, ताकि ये एक मैसेज जा रहा है और हर वर्ष इस तरह का एक स्थितियाँ पैदा कर दी जाती हैं जिससे ये मैसेज जाता है कि प्राइवेट स्कूल 134 के बच्चों को दाखिला नहीं देना चाहते, जबकि हम हर वर्ष जो है अपना स्पष्टीकरण देते हैं कि इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, हम इस पर कहीं पर भी कोई विवाद नहीं चाहते और ना ये स्थितियां हमारे द्वारा उत्पन्न की गई है। हम हर वर्ष यही एक मांग रखते हैं कि सरकार नियमानुसार कार्य करे, कि कानून का जो है खुद पालना सरकार करे और सरकार हमें 134 के कानून का हवाला देकर जो है धमकाया जाता है, हम पे दबाव डाला जाता है और हमारी इमेज को, जो प्राइवेट स्कूलों की इमेज को खराब किया जाता है। तो इस पे हमें सख्त ऐतराज है। हमने जब से 134 आया करीबन 14-15 से ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जब 134 के बच्चों ने स्कूलों में प्रवेश लेना शुरू किया तब वो अधिकारियों की पर्चियां लेकर आए थे कि लोग अपनी एप्लीकेशन जाके डीओ बीओ को देते थे और वो मार्क कर देते थे कि इनको 134 पे दाखिला दे दिया जाए। तब से प्राइवेट स्कूलों ने उनको दाखिला दिया, जबकि वो जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं उनका भुगतान तो प्राइवेट स्कूलों को कभी मिलना ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ये प्रणाली बना दी कि जो टेस्ट में और ड्रॉ में जो बच्चे आए उनका ही भुगतान सरकार देने की बात करती है, सिर्फ बात करती है। भुगतान 2014-15 से भी भुगतान नहीं किया गया और उसके बाद जब ये विवाद हुआ तो हमने हाई कोर्ट की भी शरण ली और बहुत सारे स्कूलों ने, जब सबसे पहले फेडरेशन ने भी वह केस दायर किया तो हाई कोर्ट से ये कहा गया कि कौन से स्कूल जो है वो भुगतान जिनको नहीं मिल रहा वो अपना दावा प्रस्तुत करें, क्योंकि उस पर एसोसिएशन जो है वो कोर्ट में गई थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसके लिए स्कूल खुद अपना दावा पेश करें या उन स्कूलों का दावा पेश किया जाए जिन्होंने ये पैसा मांगा। तो इस दौरान जो है आदर्श स्कूल ने भी एक केस फाइल किया और हरियाणा और अम्बाला से भी 10-15 स्कूलों ने अपना अपना दावा बनाकर सरकार को प्रस्तुत किया कि नियमानुसार हमारा ये दावा बनता है। जो नियमों की बात आज भी हम कर रहे हैं और सरकार भी कहती है कि सरकार का काम तो यही होता है कि नियम की पालना करना और नियम की पालना करवाना। तो हम नियम की पालना करने को तैयार है 134, लेकिन जो पक्ष सरकार का है, जो रोल सरकार का है, संविधान के अनुसार जो है सरकार का सबसे पहला फर्ज बनता है कि वो खुद इसकी पालना करे। तो वहां पर स्पष्ट जो है हाई कोर्ट से भी निर्देश जो है सरकार को मिले कि जो सरकारी स्कूल पर एक बच्चे पे खर्च आता है, जो प्राइवेट स्कूल की फीस है विच एवर लेस, उसका भुगतान जो है सरकार को करना है। लेकिन सरकार ने आज तक ना तो प्रति बच्चा खर्च कभी डिक्लेयर किया कि ये सरकार की एक तरह से मनमानी कही जाएगी और सत्ता का हम तो ये कहेंगे कि सत्ता, ये राज हट भी कह सकते हैं कि भी मैं तो राजा हूं, मैं नहीं बताता मेरा कोई क्या कर सकता है और स्कूल उनका कर भी क्या सकते हैं। स्कूलों के पास कोई ऐसी अधिकार नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या सरकार के ऊपर कोई दंडात्मक जो है वो निर्णय ले, या सिर्फ उनके पास एक अधिकार बनता है कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। तो उन्होंने समय समय पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, चाहे वो गलत इनकम सर्टिफिकेट का मामला था। हमने बहुत बार कहा कि लोग गलत इनकम सर्टिफिकेट लेकर जो है वो आ रहे हैं और आपने नियमों में कहीं प्रावधान ही नहीं किया है। अब भी मैंने शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर कहा कि अगर कोई गलत रेल में कोई बिना टिकट पकड़ा जाता है तो प्रावधान तो है ना कि उसको किस तरीके से उस पर जुर्माना होगा, कितना जुर्माना होगा। लेकिन 134 में जिसमें एक बच्चा क्लास 2 से आकर क्लास 12 तक पूरा बेनिफिट एंजॉय करता है बड़े बड़े स्कूलों की फीस का,
वो अगर गलत सर्टिफिकेट बनाकर आता है और वो पकड़ा भी जाता है तो कोई प्रावधान है ही नहीं, इसीलिए किसी के अंदर डर ही नहीं है। जब उसका कोई प्रावधान ही नहीं है कि अगर आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर लाएंगे या कोई अधिकारी गलत सर्टिफिकेट बनाएगा तो अधिकारी को क्या सजा होनी चाहिए, और जो अभिभावक बना के लाता है तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए, किसी तरह का कोई प्रावधान उस पर नहीं है। इसके कारण किसी के अंदर डर कोई है नहीं। पिछले सालों में भी सरकार ने क्या किया, कह दिया कि एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी बना दी जाएगी और वो इनकम सर्टिफिकेट को चेक करेंगे, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला, कोई परिणाम नहीं। और सरकार ये क्यों नहीं करना चाह रही, या तो वोट से डरती है, दूसरा उसको पता है पैसा तो मैंने प्राइवेट स्कूलों को देना ही नहीं है, तो जो मर्जी आके बेनिफिट उठाए, मेरी जेब से क्या जा रहा है। सरकार ने अभी तक जो है हमारा 600 से 700 करोड़ रुपए के करीब का भुगतान है, और उस पर भी 10-15-5 करोड़ रुपए भुगतान देकर सरकार जो है उस पर सरकार का गया क्या। तो 14, 15, 15, 16 से हमारा जो भुगतान है, हमारी ये एक मांग है कि अगर हम बिजली का बिल नहीं देते हैं तो हमारा बिजली का बिल काट दे, घर का कनेक्शन काट दिया जाता है। हम अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देते हैं तो स्कूलों को सील करने की धमकी आती थी कि आपके स्कूल सील कर दिए जाएंगे अगर सरकारी टैक्स ना दिए जाएं। और 18% जो है ब्याज में अगर आप एक महीना अपना बिजली का बिल लेट करते, साथ के साथ नीचे फाइन जो है वो जुड़कर आपको लगता है। लेकिन सरकार ने जब 15-16 से हमें पैसा नहीं दिया तो क्या सरकार को उसी चीजों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? अगर सरकार की नीयत और नीति बिल्कुल सही है तो 134 के लिए स्पष्ट नीति बनाए कि अब इस उसके लिए क्या दंड का प्रावधान होगा, ताकि सही और उचित पात्र, ये शुरू से हम मांग कर रहे हैं कि सही और उचित पात्रों को इसमें दाखिला मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी क्लियर डिसीजंस है कि किसी भी जगह प्राइवेट स्कूलों में रिजर्वेशन की जा सकती है, उससे हम भी इंकार नहीं करते, लेकिन उस हम ये जो दायित्व निभा रहे हैं तो हमने भी सरकार से मान्यताएं ली हुई हैं और हमारा भी एक फाइनेंशियल पूरा सिस्टम है। अगर पेरेंट्स हमें फीस नहीं देते हैं तो उसका बोझ किस पर पड़ेगा? उसका बोझ ऑटोमेटिक दूसरे अभिभावकों पर पड़ेगा, जिससे फी हाइक होती है और उससे उनको भुगतान जो है करना पड़ता है। और कोविड के दौरान तो आप सब ने, पत्रकारों ने भी देखा होगा कि जो बजट स्कूल्स थे और 95% स्कूल, अगर बहुत एलीट स्कूल्स को छोड़ दिया जाए, उनकी फीस भी प्रभावित हुई है। बहुत सारे स्कूलों को 20-25% तक ही सिर्फ फीस मिली है। और ऐसे में अगर 134 का भी भुगतान नहीं किया जाता तो कैसे वो अपने अध्यापकों का वेतन देंगे? फिर सरकार कहती है आप ट्रांसपेरेंट हो जाएं, आपको सारे टीचरों का तो वेतन देना ही है, उनकी सैलरीज देनी है। जब हमें भुगतान ही नहीं मिलेगा, फीस हमारी नहीं आएगी और सरकार भी हमारी फीस नहीं देगी, है कि 134 की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो या क्या सरकार की भी जो आर्थिक स्थिति खराब हो गई? सरकार के बाकी तो सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कहीं हमें ये देखने में नहीं आया कि मंत्री जो है कारों से साइकिलों पे आगे हो, कि भी ऐसी स्थिति बन गई हो कि नहीं सरकार के पास पैसे नहीं है और गवर्नमेंट ऑफिसर्स और मंत्री जो है साइकिलों पे चल रहे हैं। तो ऐसा तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला। तो फिर ये जो गरीब के नाम का भुगतान है उसी पर ही अनदेखी क्यों, उसी पर जो है भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? तो हमारी एक मांग है कि सरकार 18% नहीं, ब्याज समेत 12% ब्याज देकर हमारे पुराने पैसे का भुगतान करे, अन्यथा हमें धमकाने की कोशिश ना करें। देखो डेमोक्रेसी में धमकाना जो है, हर व्यक्ति को धमकाकर आप जो है अपना राज धर्म नहीं जो है वो कर सकते। स्कूल संचालकों में बहुत रोष है और रोष का कारण सिर्फ पैसा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर हुई हुई है। ऐसे समय पर उन पर बहुत दबाव डालना, फिर और न्यायालय में मुकदमे जाएंगे। तो मैंने यही बात कही है इसमें, और आपसे इसके थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जो है अपनी नीति को सही करे और नियमानुसार, एक ही मंत्र है कि नियमानुसार इसका भुगतान करे, ये सारा विवाद जो है खत्म हो सकता है। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा गांव में जो है 200 रुपए कम भुगतान किया जा रहा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, और शहरों में कहते हैं भुगतान ज्यादा। आप सभी पत्रकार सभी जगह पर पत्रकारिता करते हैं, आपने देखा होगा जो गांव में है उल्टा बच्चे कम फीस देते हैं, टीचर्स को वेतन ज्यादा देना पड़ता है क्योंकि वहां पर टीचर इजीली अवेलेबल नहीं होता। शहर में टीचर इजीली अवेलेबल होता है, उनको टीचर्स को कैरी करना पड़ता है शहरों से, और उनके पास हाईली पेड टीचर होते हैं, ज्यादा सैलरी देने वाले, और बसों से वो बच्चों को जो है लेकर जाते हैं। तो उनका जो है उनका भुगतान कम क्यों?
मैं तो कहता हूँ उनका भुगतान 200 रुपए ज्यादा होना चाहिए गांव वालों का शहरों के विषय। तो ये जो असमानता वाली नीतियां भी है गलत है। और इसका आखिरी मंत्र सिर्फ जो मैंने कहा एक ही है कि नियमानुसार इसका भुगतान कर दिया जाए। ना प्राइवेट स्कूल का झगड़ा, ना अभिभावक का झगड़ा और ना सरकार का झगड़ा। तो इस पे अगर कोई भी दोषी है तो सिर्फ और सिर्फ सरकार दोषी है, क्योंकि सारी ताकत और नियम को लागू करना, नियम को लागू करवाने की ताकत उसी के हाथ में है। तो वो इस तरीके से सरकारी प्राइवेट स्कूलों को धमकाने की कोशिश ना करे कि ये कमजोर हैं तो इनको धमकाएंगे तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा, ये विवाद कोर्टों में जाएंगे और इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। तो ये एक मसला हम जो आपके उसमें। दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डीसी रेट जब फिक्स होते हैं, इन्होंने शहर और गांव का जो है अलग अलग रेट रख दिया भुगतान का। तो क्या टीचर का जो डीसी रेट फिक्स करते हैं शहर और गांव के अलग अलग, दीपक जी कहीं डीसी रेट दिखे? अब 12 जिले का एक ही डीसी रेट फिक्स होगा, तो फिर यहां पर दो तरह का भुगतान क्यों, दो तरह के रेट क्यों, समान रेट क्यों नहीं? या तो फिर आप ये कह दिए कि गांव में भुगतान कम होगा तो वहां पर डीसी रेट भी कम होगा, फिर टीचर को भुगतान भी आपको कम करना होगा। और हम तो इसके पक्ष में नहीं। तो ये असमानता जो की जा रही है हम इसके टोटली अगेंस्ट हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल ही सबसे ज्यादा कोविड के दौरान प्रभावित हुए हैं और इस नीति का भी खमियाजा सबसे ज्यादा उन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये असमानता और भेदभाव सरकार तुरंत प्रभाव से खत्म करके ग्रामीण क्षेत्रों को उल्टा जो है ज्यादा क्षतिपूर्ति देने की घोषणा करे, ताकि उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो भी भरपाई हो और उन पे जो ज्यादा खर्चे पड़ते हैं उसका भी संतुलन जो है वो बन सके। और दूसरा मैं एक और आपको जो है खबर देना चाहता था कि अभी मेरे संज्ञान में हमारी एसोसिएशन के लिए आ रहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स माननीय अनिल विज जी के द्वारा, आप सब जानते हैं कि माफ कर दिया गया। जिन लोगों ने अपने विज साहब से ये मांग की थी कि जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दिया है उनका भी समायोजित किया जाए, उनका भी एडजस्ट किया जाए। तो वो जब स्कूल संचालक वहां पर जाते थे अधिकारियों के पास, ये अम्बाला में ही हमारी नॉलेज में आया, तो वो कहते थे कि प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने के ऑर्डर कहाँ हैं। ये स्कूलों से हमें बहुत शिकायतें मिली, तो मैंने विभाग को ये लिखा, जिसका पत्र ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पत्र जो है जारी हुआ है, नोटिफिकेशन हुई है। और ये पत्र कल भी मुझे प्राप्त हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर दिया गया, जो टैक्स जिन्होंने पे कर दिया है उसका भी अगले साल समायोजित कर दिया जाएगा। ये इस पे बिल्कुल क्लियर वर्णित किया गया है। इसकी कॉपी आपको हम दे देंगे कि जिसपे ये लिखा गया है कि ये स्पष्ट शब्दों में है कि इस डेट को ये निकला है और जो जिन्होंने पे कर दिया है नेक्स्ट ईयर में उनका समायोजित कर दिया जाएगा। इसलिए मैं स्कूल संचालकों को भी कहना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे। अनिल विज जी का भी मैं धन्यवाद इसलिए दोबारा करना चाह रहा हूँ कि जब प्रॉपर्टी टैक्स माफ हुआ हमने तभी कहा कि सर बहुत सारे लोगों ने दबाव में आकर, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं देते थे तो हमारी फायर की एनओसी नहीं बनती थी, फायर की एनओसी नहीं बनती थी तो बहुत सारे सीबीएसई स्कूलों की एफिलिएशन नहीं हो पाती थी या मान्यता के बीच में अड़चन आ जाती थी, तो उनको दबाव में कहीं से कर्ज लेकर भी वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना पड़ा था। तो विज साहब से जब हमने मांग की तो उन्होंने तुरंत जो है उनका प्रभाव देखिए कि मैं उनकी एक कार्यशैली की हमेशा प्रशंसा करता हूँ कि बहुत सारे और मंत्रियों से भी हमें ऐसे आश्वासन मिले कि आपकी फलां चीज माफ हो गई या आपकी ये चीज माफ हो गई, लेकिन इतनी फुर्ती से नोटिफिकेशन और चुस्ती से ईमानदारी से हमें नहीं प्राप्त हुई। जो हमें प्रॉपर्टी टैक्स के माफ का भी ऑर्डर मिला और जिन्होंने जमा करवा दिया है उनके ऑर्डर भी ये हमारे हाथ में है कि अगले साल 22-23 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनका भी टैक्स उस पर समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये अधिकारियों को भी हम कहना चाहते हैं कि कोई भी जो है किसी को अनावश्यक रूप से परेशान ना करे। स्कूल संचालक जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जबकि नोटिफिकेशन लानी उनकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। ये नोटिफिकेशन की कॉपी है और ये अभी जो है उसके बाद दूसरी कॉपी जो अधिकारियों से हमें मिली है कि ये समायोजित भी कर दिया है। तो इसको लेकर आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो हम चाहते हैं कि सरकार तक ये संदेश जाए और 134 का विवाद सरकार खत्म करना चाहती है तो नियमानुसार पेमेंट की घोषणा करे और हमें लिखित दे। ये नहीं कि आपने कोई रेट कह दिया, आप दे तो रहे 14, 15, 16 से, आपके बोलने से हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा? आप रिटर्न दें और इसको कर दिखाएं।
और पोर्टल के थ्रू नहीं, पोर्टल में भी वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो पोर्टल में नहीं भर पा रहे, इसका मतलब उन्होंने उनका दावा खत्म हो जाएगा क्या? आपने पोर्टल बंद कर दिया, कोई नहीं भर पाया, तो इसका मतलब नहीं उसका दावा खत्म हो गया। उसको ऑफलाइन, मैं कहता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दे, दोनों ऑप्शन से कोई अपना क्लेम मांगता है, उसने तो बच्चे सालों से पढ़ा रहा है, उसका क्लेम हर हालत में उसको मिलना चाहिए, अन्यथा बिना बात की कंट्रोवर्सी बढ़ेगी और ये कोर्ट में मामले जाएंगे। और जब तक ये चीजें नहीं होती हैं तो ये दाखिले में जो विवाद है वो यथावत इसी प्रकार रहेगा और उसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार होगी। कितनी पेमेंट है टोटल जो है, जो बताया आपने, अगर अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 134 को लेकर? अकेले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की तो बतानी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जो पेमेंट ये कर रहे हैं स्कूलों की, जो लगभग उससे 5 से 6 गुना बनती है, तो ये 20 करोड़ के करीब एक साल की जैसे पेमेंट बता रहे हैं, और उसमें भी अभी सारे स्कूलों की पेमेंट्स नहीं गई है। तो इनके रेट के हिसाब से मैंने अंदाजा निकाला था कि 25 करोड़